अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों मैं फिर से गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स चैनल जो सा है इनके ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं, इस वीडियो का टाइटल है एवरी इंडियन एम्पायर्स इन 10 मिनट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं और मज़े की वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने सोचा अकेले बैठ के देखने से बेहतर है कि आप लोगों के साथ बैठ के आपका भाई इस वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद फिर करेंगे बातें, जितनी आपका दिल करेगा उतनी बातें करेंगे। बट आप मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर कि आपने कितनी बातें करनी है, बता कोई नहीं रहा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hello friends, मैं हूं गौरव और इंडिया, not few, but many years ago, that is India. In 2500 BCE, India was a deserted country. Deserted? यानी कि कोई नहीं. 2000 BCE, it's still deserted. 1500 BCE, it's not so deserted. Oh, Indo-Aryans, जमीन की खोज में इंडिया में आने लगे. Indo-Aryan? ये क्या? कौन? क्यों? Well, ये है Indo-Aryans, हमारे ancestors जो रह रहे थे last in अफगानिस्तान. लेकिन फिर अफगानिस्तान में आ गए crazy heavy drought issues, जिससे obviously सब collapsed और बचा एक ही option. Let's move to India. Let's move to India. Welcome to India. Ding dong. कौन है? It's time. टाइम, जो आपको डायरेक्टली 322 BC में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज के समय। But एक मिनट, what about Aryans? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे। प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे। सुनाओ, चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन, देयरफॉर मौर्यंस इज इक्वल टू आर्यंस। अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे आया? डिंग डोंग, अब कौन? It's time again. And now it's 323 BC. 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया, तो अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके मौत के साथ साथ उनका पावर और खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करके। लेकिन फिर वो भी मर गया, बट नॉट बिफोर कैप्चरिंग टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई ही वाज गुड। But do you know who was great? Ashoka the Great. But why great? क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया this. In short, almost the entire अखंड भारत. Plus establish किया political unity, plus internal peace, plus expand किया Indian trade in silk, textiles and spices etc. Basically बहुत कुछ किया. So अब if trade होगा तो सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे, और उनकी खुशी किसकी वजह से आई? अशोका. So yes, Ashoka was great. King Ashoka the Great. And greatness should be celebrated. इसीलिए लो मिल गया हमें इनसे हमारा नेशनल एम्ब्लेम और अशोका चक्र। But wait a minute, if he is great, तो मौर्यन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके वजह से कैसे हुई? Well, उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया, जहां उनकी जीत भी हुई, but at what cost? 100,000 deaths and 150,000 deportations. इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिनके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा किंग ने ले ली। But अफसोस, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और इस तरह शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर। बट फिर वो भी मर गए। फिर राजा बना वो जिसने उसको मारा और जो खुद मर गया, का बेटा अग्निमित्रा। अग्निमित्रा ने सिर्फ कश्मीर तक ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि साथ साथ में उसने मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिससे पैसा ही पैसा हो गया। पर उम्र होने के बाद वो भी मर गया और फिर एम्पायर को संभाला जो मर गए, उन्हीं के वंश के बेटे देवभूति ने। पर उनकी भी एक वीकनेस थी, औरतें। राजा जी औरतों पे मरते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है नहीं, बेकार हुई शुंगा एम्पायर की किस्मत, क्योंकि एक अप्सरा के लालच में राजा जी अपना राजपाट कानवास डायनेस्टी के नाम कर अप्सरा जी के साथ हनीमून मनाने चल दिए। उसके बाद समय का पहिया चलता गया, डायनेस्टीज पे डायनेस्टीज राज करती गई, हिंदुस्तान की रूख बदलती गई और फाइनली 6 डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर की, द चोला एम्पायर, जिसने भारत में 1500 साल राज किया है एंड बिकेम द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर ये चोलाज अपनी टेरिटरीज को कब्जा करने के बाद इंडियन हेरिटेज जैसे कि ये और ये बनाने में व्यस्त हो गए, इतने कि अपने कब्जे किए हुए टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सो यस, पल्लवा डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड चोलाज। फिर कुछ साल बीते और उसके बाद कुछ और साल बीते, जिसके साथ भारत में 14 डायनेस्टीज भी बीत गए और हम पहुंच गए 320 AD में हमारे चौथे एम्पायर गुप्ता एम्पायर के करता धरता राजा चंद्रगुप्त 1 की शादी में। अब इसके पहले की कहानी मत पूछना, किसी को नहीं मालूम, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी में राजा ने अपनी रानी कुमार देवी के पिताजी वासुरा वर्मा को भी बुलाया, फॉर कन्यादान एंड ऑल, और उन्होंने गिफ्ट में राजा के लिए लाया टड़ा वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का अक्खा किंगडम। सो व्हाट डज दैट मीन?
It's Gupta Empire's time. Gupta Empire लाया भारत में साइंटिफिक और एजुकेशनल रेवोल्यूशन, यू नो, बिकॉज ऑफ कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिरा एंड वत्सयाना एंड ऑल, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत तोड़ा और फोड़ा। लेकिन इनके राजा ने भी कम नहीं मरोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला दिया और फिर वो खुद फैल गए जमीन पर। जिसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज संभाला। समुद्रगुप्त एके नेपोलियन ऑफ इंडिया अपनी शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते कई मंदिरें भी बनाए, मल्टीटास्किंग करते करते, जैसे कि ये और ये। लेकिन फिर अफसोस, लड़ते लड़ते थक गए और एक युद्ध के दौरान उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनके बाद के सारे गुप्ता राजा चाय कम पानी निकले और हंस डायनेस्टी ने इन्हें घोट के निगल दिया बिना डकार के। या अब चलो हिस्ट्री में स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टीज को पीछे छोड़ते हुए हम बात करेंगे उस एम्पायर की जिसने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला एम्पायर से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर राज किया। हमारा 5वां एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर। जिनके राजा इंद्रवर्मा I ने ओडिशा से शुरू करके भारत में अपना राज यहाँ तक फैलाया। लेकिन ये एम्पायर भारत के लिए कुछ कर पाए उससे पहले ही कुछ दाढ़ी वाले हरा चादर ओढ़े भारत में जबरदस्ती घुस गए। ऑफ कोर्स मुगल्स। सो व्हाट डज दिस मीन? It's war time. 505 से 1950 सी तक वेस्टर्न गंगाज ने सिर्फ इनसे लड़ाई की। ये लड़ाई तो चल रही थी कर्नाटका में कावेरी रिवर के पास, लेकिन मीनवाइल भारत के बंगाल में 400 सालों तक राज करने आ गया था हमारा 6वां एम्पायर, द पाला एम्पायर। और फिर 1000 सी में होयसाला एम्पायर। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा। सो ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने पाला को देखा और पाला ने होयसाला को देखा और सोचा दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त है ना। और लो, तीनों लग गए इन दाढ़ी वालों पे गैंग बैंग करने। लेकिन फिर 1950 सी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये देख के बोला ऐसे कैसे, और एक सिटी बजा के ओडिशा पे हमला बोल दिया। सो नाउ द स्कोर्स आर मुगल्स 1, गंगा एम्पायर 0, प्लस ऑल्सो मुगल्स 1, पाला एम्पायर इज इक्वल टू 0। हाँ, वो भी हार गए। बट वेट, वी स्टिल हैव होयसाला एम्पायर। लेकिन फिर एंट्री हुई रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, और उसने भी बोला ऐसे कैसे। एंड सो नाउ द स्कोर्स आर खिलजी 1, मुगल 1+1 एंड होयसाला, पाला एंड गंगा इज इक्वल टू 0-0-0। मुगल्स उस टाइम आए नहीं थे, ये तो बाद में आए काफी। इसके बाद कुछ ऐसा ही हाल था हमारे देश का, क्योंकि अब हिंदुस्तान पर लहरा रहा था हरे रंग का मुगली और खिलजी झंडा, क्योंकि दौर आ गया हिंदुस्तान के 8वें और 9वें एम्पायर्स का, द मुगल एंड द खिलजी एम्पायर। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट खिलजी एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ओके फाइन, इंडिया के डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ टेंपल पे हमला कर 20 मिलियन दिनार चुराए, 6 बड़े और 50 से ज्यादा छोटे छोटे टेंपल्स तोड़े, सोमनाथ के आसपास वाले गांव तहस महस किए और नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी हुई 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया। सो भारत का ये नाश अलाउद्दीन ने 1290 से 1316 तक इतनी शिद्दत से किया कि अंत में 1316 में वो थक के मर गया और इसके बाद के खिलजी के सभी वारिस सब थकेल निकले। तो बस फिर मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर का कर दिया Game over. लेकिन नो, द गेम वाज स्टिल ऑन, बिकॉज मुगल एम्पायर ने भी कभी नहीं किया किसी को इंस्पायर। पानीपत के फर्स्ट बैटल से बाबर बन गया हिंदुस्तान के तख्त का राजा और यहीं से शुरू किया मुगलों ने 300 साल तक बजाना हमारा बाजा। सो बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब और 18 नाम है, और इन सबका भारत में योगदान है। हिंदू टू मुस्लिम धर्म परिवर्तन, नहीं बदले तो टैक्स भरवाना यानी कि जिजिया सिस्टम, और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए भारी टैक्स वसूलना यानी जमींदारी सिस्टम, और हाँ, 2 आविष्कार भी, गन पाउडर ऑफ कोर्स, वरना हिंदुस्तानियों को डराएंगे कैसे, एंड बिरयानी, हाँ यम। अब हिंदुस्तान में मुगल के 300 सालों के बाद हिंदुस्तान जैसे पूरा हरा हो चुका था, फिर अचानक से आसमान में फिर से केसरी ध्वज लहराने लगा। एंट्री हुई महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, सन ऑफ शाहजी मालोजी भोसले, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बस हमारे हिंदुस्तान के मैप को ऐसे से ऐसा कर दिया और स्थापित कर दिया 10th एम्पायर, द मराठा एम्पायर। Hi morons, we are British from the Great Britain, greater than you, so we want to do business with you. Okay, welcome to India. Meanwhile in Lahore, present day Pakistan, past day Hindustan, वॉर चल रहा है। एक तरफ 11th एम्पायर के पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह, जो बाय द वे 17 साल के, और दूसरी तरफ अफगानी सीख कबाब ज़मान शाह दुर्रानी, एंड द विनर इज 17 साल के महाराजा रंजीत सिंह। सो अब सब खुशी के दिए जला रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का माहौल है। लेकिन फिर अचानक ओ नो, हमसे बिजनेस का हाथ मिलाने आई अंग्रेज हमारा गला घोटना शुरू कर दिए। अब पूरे भारत में इनका नीले रंग का विष चढ़ने लग गया, which means what again? That's right, it's war time. But this time the war is all over Hindustan. And the status is, पंजाब में पंजाबी शेर 17 साल के महाराजा रंजीत सिंह ने कई बार अंग्रेजों को धोबी पछाड़ हराया। लेकिन एक मिनट, महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर का तीसरा हाथ, पेशवास का आखिरी रूलर पेशवा बाजीराव 2, अफसोस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग में हार गया। और एक मिनट, पंजाब में भी अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी हार गई। So that means war is over and suddenly our India, our motherland is completely blue.
एंड सो इट्स द स्टार ऑफ द लास्ट 12th इंडियन एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। इन अंग्रेजों के भारत में कुछ बहुत ही उम्दा कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जैसे जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जलियांवाला बाग मैसेकर, इंडियाज पार्टीशन इन वर्ल्ड वॉर 2, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अच्छी चलो बात थोड़ा हुई सा है। क्रेडिट दे देते हैं, जलियांवाला। जैसे कि सीरियसली इन अंग्रेजों के भारत में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस उम्दा थे, जैसे कि रेलवे सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ कास्ट रेलवे सिस्टम इन सिस्टम। सती, अपडेटिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया को इंडीड इंडिया बनाना। लेकिन इतने में हम में से एक आदमी की सनक गई और उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं तब तक अनशन करेगा जब तक ये गोरे यहाँ से कट नहीं लेते। और फिर आए एक और एक आदमी जिनकी इनसे भी ज्यादा सनक गई और उन्होंने बोला अब यहाँ से जाते हो कि मैं मारू खींच के। एंड कांग्रेचुलेशंस, 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम, हमारा देश और हमारे देश के सभी देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। Well, at least March 24, 2020 तक। Gets it fly signing off। अच्छा जी, तो ये वही हमारा रिएक्शन था गेट्स द फ्लाई फैक्ट्स चैनल के ऊपर। तो ये है कि काफ़ी मज़े की उन्होंने फ़नी वे में बनाई थी। इसमें इन्होंने काफ़ी दूर तक बता दिया कि इंडिया में लोग कहाँ से आए, और उसके बाद ये पहले रेगिस्तान था, उसके बाद फिर काफ़ी आए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोका, काफ़ी मतलब के एम्पायर्स उन्होंने बताए 10 मिनट के अंदर। उसके बाद इवन के उन्होंने अकबर, पर मुझे ये समझ नहीं आई इन्होंने खिलजी और अकबर को मिक्स कर दिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ कि खिलजियों के काफ़ी टाइम के बाद जाके मुगल्स आए थे। तो ये है कि बाकी ये मेरा रिएक्शन था इनके इस वीडियो के ऊपर। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।